हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अपना टारगेट यूपी लेखपाल की बात करें, 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको मैथ में प्रैक्टिस सेट कराया था। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 कंप्लीट हो चुकी हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में अपने यूपी लेखपाल का जो मैथ का सिलेबस है, उस सिलेबस को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार की गई है। उसमें जो जो हमारे टॉपिक आए, उन सभी टॉपिक से हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन मैंने लेने का पूरा प्रयास किया है और वो बिल्कुल हमारा एग्ज़ाम पैटर्न पर फॉलो करेगा। जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा, जिस लेवल के एग्ज़ाम में आएगा, उस लेवल की इसमें तैयारी कराई जा रही है। तो आपको पता है, इस यूपी लेखपाल की बात करें तो डीआई का क्वेश्चन फिक्स है। 2 या 3 से क्वेश्चन डीआई के आएंगे। तो हर एक प्रैक्टिस सेट में डीआई हम जरूर करेंगे, क्योंकि डीआई सबसे आसान चैप्टर होता है और यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन, एक ही डीआई से 3 या 4 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 3-4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम हमेशा डीआई से करेंगे। तो पहला अपना डीआई इसमें दे रखा है। पी का परसेंटेज हमारे पास 14% है। टी की बात करें 18% है। एस की बात करें 12%। आर की बात करेंगे 34% और क्यू की बात करेंगे तो 22%। आप जानते हैं ये परसेंट हमेशा क्या होता है, 100% होता है। एक सर्किल का मान हमेशा क्या होता है, 100% होता है। यदि हम एंगल में बात करें, कोण में बात करें, तो एक सर्किल का मान हमेशा क्या होता है, 360 होता है। क्या होता है, 360। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 100% किसके बराबर होता है, वो 360 के बराबर होता है। 100% किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जाता है, परसेंटेज देगा तो आपसे सेक्टर कोण पूछा जा सकता है, या सेक्टर कोण देकर आपसे परसेंटेज पूछा जा सकता है। इसमें आपसे रेशियो पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जा सकता है किसकी इनकम सबसे ज़्यादा है, किसकी इनकम सबसे कम है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बात करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक स्टेट यानी कि एक राज्य की बात हो रही है। उस राज्य में ये नाम कुछ दे रखे हैं, PQRST, सबका परसेंटेज अलग अलग दे रखा है। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए क्यू राज्य, जो क्यू राज्य है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि क्यू राज्य का क्षेत्रफल बताना है। जैसे अपना यूपी एक राज्य है, स्टेट है, एमपी एक स्टेट है, तो इसी प्रकार से ये जो क्यू राज्य, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। लेकिन एरिया हम तभी बता सकते हैं जब हमें पूरे 100% का मान पता हो, यानी कि हमें पूरे भारत का मान पता हो। जैसे हमें अपने उत्तर प्रदेश का निकालना है, अपने यूपी का निकालना है क्षेत्रफल। यूपी का क्षेत्रफल कब निकाल सकते हैं, जब हमें इंडिया का क्षेत्रफल पता हो, तभी तो निकाल सकते हैं। यूपी का परसेंटेज पता हो तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो टोटल क्षेत्रफल हमारे पास है 617,000, यानी कि 61,700 टोटल क्षेत्रफल है। उस 61,700 में आपको बताना है क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए टोटल हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे 61,700। 61,700 में आपको निकालना है क्यू का, और क्यू का परसेंटेज कितना है, 22%। तो इसका क्या निकालेंगे, 22%। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब इस 22 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 का पहले करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 1 3, 2 छक का 12। फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 2 1, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से निकलेगा 4 7 5 3 और 1। तो कुल मिलाकर अब बात करें क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्यू का क्षेत्रफल बनेगा 13,574 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू का। आपसे किसी का भी पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा बताइए आर का क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका 34% निकालेंगे। एस का पूछा जाएगा 12% निकालेंगे। टी का पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं 18%। यानी जिसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो कुल क्षेत्रफल में जो परसेंटेज दे रखा है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो आज का अपना दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, राज्य पी का सेक्टर कोण बताइए। सेक्टर कोण का मतलब होता है एंगल, आपको बताना है। तो देखेंगे राज्य पी की बात करें, पी हमारे पास ये दे रखा है जो कि कितना है, 14% है। आप जानते हैं एक सर्किल का मान क्या होता है, 360 होता है। एक सर्किल का मान क्या होता है, 360।
इस 360 में से आपको P का कोण बताना है, यानी कि ये कितना एंगल बन रहा है ये आपको बताना है। तो इसका कितना है 14%। तो आप क्या करेंगे 360 का निकालेंगे 14%, और यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा सेक्टर कोण कहलाता है। जीरो से आप जीरो काट देंगे। अब इसके बाद में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छंग 84, कैरी हमारे पास 8 हो जाएगा, 14 ते 42, 42 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 42 और 8 हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो जाएगा 50, और इसमें 10 का जैसे भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50.4 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी का भी सेक्टर कोण निकालने के लिए आपसे कहा गया, आप सबका निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा आर का क्या होगा, तो आप 360 का 34% निकाल देंगे। मैंने कहा एस का क्या होगा, तो आप 360 का 12% निकाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेक्टर कोण निकालते हैं। बात करेंगे सवाल नंबर तीसरा, हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें, इसमें लिखा है राज्य आर के वन क्षेत्र का राज्य, यानी कि जो राज्य आर है इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, और इसके बाद में टी और एस का संयुक्त का मतलब होता है दोनों को मिला करके, दोनों को जोड़ करके, यानी कि आर का क्षेत्रफल निकालिए और टी और एस का निकाल के दोनों को जोड़िए, इसके बाद में दोनों का रेशियो बताइए। ठीक है, तो आप बेसिक से कैसे करेंगे, आप बेसिक से करेंगे, पहले आर का निकालेंगे, फिर टी का निकालेंगे, एस का निकालेंगे, उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, टी की बात, यहाँ पर आर की बात हो रही है तो आपको लिखना है आर का मान कितना है 34%। आप यहाँ पर लिखेंगे 34%। रेशियो बताना है, अब किसका बताना है, टी और एस का संयुक्त, तो परसेंटेज को भी आपस में जोड़ दीजिए। संयुक्त का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। 18 और 12 क्या होता है, तो आप कहेंगे 18 12 30 होता है, कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। परसेंटेज से आप परसेंटेज काट देंगे। अब इसके बाद आप 2 से काटेंगे, 17 दूनी 34 और 15 दूनी 30, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 17:15 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे डीआई के 3 क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे, ये जो डीआई बताया जाता है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, उस डीआई को यहाँ पर सोल्व कराया जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 6 छड़ों की लंबाई का माध्य, 6 छड़ों की लंबाई का माध्य दे रखा है 44.2 सेंटीमीटर, 44.2 सेंटीमीटर। उनमें से 5 छड़ों की लंबाई का अनुपात, उनमें से 5 छड़ों की लंबाई का माध्य दे रखा है आपको 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है छठी छड़ी की लंबाई क्या होगी, छठी छड़ की लंबाई क्या होगी, छड़ की लंबाई क्या होगी। यानी कि 6 छड़ों का माध्य आपको दे रखा है 44.2 सेंटीमीटर और 5 छड़ों का माध्य दे रखा है 46। तो आपको बताना है जो छठवीं छड़ है इसका क्या होगा मान। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होगी आपको ये बतानी है। तो देखिए माध्य क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब भी आपको योग निकालना तो योग में क्या करते हैं, संख्याओं का माध्य के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा क्या निकल आता है, योग निकल आता है। यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छड़ों का योग निकल आएगा। तो 6 छड़ों को जब योग निकालेंगे, 6 छड़ों का योग निकालेंगे तो इससे 6 का इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 44.2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 दूनी 12 की 2 कैरी हमारे पास 1, 6 चौक 24 से 25 हो जाएगा, 24 से 25 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 255.2, 255.2 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 छड़ों की लंबाई का योग निकल आएगा। अभी ये हमारे पास क्या था, समांतर माध्य, यहाँ से योग निकला। इसी प्रकार से 5 छड़ों की बात करें तो 5 छड़ों का माध्य कितना दे रखा है 46। तो आप क्या करेंगे 46 गुणा 5, 5 छः 30, 5 चौको 20 और 20 3 23, क्या आ जाएगा 230 आ जाएगा।
यानी कि 6 क्षणों का हमारे पास ये निकल आया और 5 क्षणों का ये निकल आया। आपसे पूछा गया है छठवें क्षण का मान बताइए। तो बताइए 6 में से भी आप 5 घटा देंगे तो एक हमारे पास निकलेगा, और जो निकलेगा वही क्या होता है, वही छठवां क्षण होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी आपको करना है, इसमें 230 घटा देना है। 230 इसमें आप घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2। यहाँ पर ऐसे बना रहेगा, नीचे 5 आएगा और 5 में 3 घटा देंगे 2 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25.2। यानी कि छठवें क्षण की बात करें, उसकी लंबाई क्या रही होगी, उसकी लंबाई रही होगी 25.2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे इजिली सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि एक वितरण का माध्य 60 है। एक वितरण का माध्य 60 है। एक वितरण का माध्य 60 है। एक वितरण का माध्य क्या दे रखा है, 60 है। और मानक विचलन 16 है। और मानक विचलन 16 है। मानक विचलन 16 है। मानक विचलन 16 है। मानक विचलन को क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो विचरण गुणांक आपको बताना है। तो विचरण गुणांक आपको बताना है। ठीक है, विचरण गुणांक आपको बताना है। तो देखिए विचरण गुणांक का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हमारे पास बनता है विचरण गुणांक बराबर सूत्र क्या बनता है, तो आप कहेंगे बनता है हमारे पास मानक विचलन बटे माध्य, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो आप कहेंगे 100। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में इस टाइप के क्वेश्चन को हम जरूर लेकर आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा और ये बहुत ही इजी होता है। तो याद रखेंगे सूत्र क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन, नीचे समांतर मान, और इसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है। बात करेंगे मानक विचलन की, बात करें मानक विचलन आपको दे रखा है 16 बटे समांतर माध्य की बात करें आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। 0 से आप 0 काट देंगे, इसके बाद में इसे 2 से काटेंगे 8 बार। ठीक है, इसके बाद में इसे 2 से काटेंगे 3 बार। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80 बटे कितना, 3। अब इसे 3 का भाग देंगे तो क्या बनेगा, 3 दूना 6, बचेगा 2, 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18 करेंगे, दशमलव लगा देंगे, फिर से कितना आ जाएगा 20। तो फिर से कितनी बार, 6 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 26 आपका क्या होगा, 26 आपका 6 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26.6 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि 3 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 5 3 5 5 6 3 5 5 6 का बहुलक तथा माध्यिका का बहुलक तथा माध्यिका का गुणनफल बताइए। गुणनफल बताइए। यानी कि कुछ हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं, कुछ डेटा दे रखा है, इस डेटा के हिसाब से आपको बताना है बहुलक और माध्यिका का मल्टीपल क्या होगा। यानी कि मल्टीपल निकालने से पहले आपको बहुलक पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, तो आप कहेंगे आपको माध्यिका भी पता होनी चाहिए। तो पहले बहुलक निकालते हैं। बहुलक क्या होता है आप जानते हैं, बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जो सबसे ज्यादा बार आती है। तो बताइए यहाँ पर नो डाउट 5 आपको सबसे ज्यादा बार दिख रहा होगा, तो आप कहेंगे बहुलक हमारे पास क्या होगा, 5 हो जाएगा। बहुलक क्या होगा, 5। ठीक है, अब इसके बाद में आपको निकालनी है माध्यिका। माध्यिका निकालने से पहले मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था कि माध्यिका निकालने से पहले जो हमारे पास आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों को आपको आरोही क्रम में सजाना होता है। किस क्रम में, आरोही क्रम में सजाना होता है। तो पहले आप आरोही क्रम लगाएंगे, 3 3 4 5 5, कितनी बार,
4 बार, 5 5, इसके बाद में आप क्या लिख देंगे 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, ठीक है। और मैंने बताया था कि माध्यिका दो प्रकार की होती है, सम की भी होती है, विषम की। विषम में क्या होता है 20 की संख्या बचती है, और सम में क्या होता है 20 की 2 संख्याएं बचती है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो बताइए यहाँ पर 8 संख्याएं, 3 संख्या इधर से हटा देंगे, 3 संख्या इधर से हटाएंगे, 20 की 2 संख्या लेंगे, 20 की 2 संख्या हमारे पास 5 5 10, और 10 में आप क्या करेंगे 10 में 2 का भाग देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि माध्यिका भी आपकी कितनी आ गई, तो आप कहेंगे माध्यिका भी आपकी 5 आ गई। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, दोनों का योग पूछा जाए, दोनों का अंतर पूछा जाए, दोनों को वर्ग करके योग पूछा जाए, सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया गुणनफल बताइए, तो बताइए गुणनफल में क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, 5 गुणा 5 बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा 25, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्या होगा, तो आप कहेंगे 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, फिर दे रखा है हमारे पास, यदि 3 4 a b 10, यदि 3 4 a b 10, 3 4 a b 10, ठीक है, का माध्य 6 और का माध्य 6 है, माध्य 6 है, और माध्यिका 5 है, और माध्यिका 5 है, माध्यिका 5 है, तथा ये हमारे पास दे रखा है, तो ए और बी का मान बताइए, तो ए बी का मान, यानी कि सवाल में बोला गया है कि हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है, 3 4 a b 10 का माध्य, माध्य का मतलब होता है मीडियन, मीन हमारे पास क्या दे रखा है 6 दे रखा है, माध्यिका यानी कि मीडियन, मीडियन हम आपको दे रखा है कितना 5 दे रखा है, और आपसे बोला गया यहाँ पर जो b का मान है वो a के मान से बड़ा होगा, b का मान क्या होगा 1 के मान से बड़ा होगा, और a b का मान बताना है, यानी कि a और b का जो आप मान निकालेंगे उसमें b का मान क्या होगा a के मान से बड़ा होगा, ठीक है। सवाल में जो दे रखा होता है उसी की चर्चा करते हैं। सवाल में क्या दे रखा है, आप कहेंगे माध्य, तो हम क्या करेंगे इसका माध्य निकालेंगे। जब आप माध्य निकालेंगे, माध्य अच्छे से आप जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, आपको माध्य 6 दे रखा है, तो 6 किसके बराबर करेंगे, आप माध्य को माध्य के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा माध्य 3 प्लस का 4 प्लस का a प्लस का b प्लस का 10, और नीचे आप क्या लिखेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, 1 2 3 4 5, नीचे आप क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 बन जाएगा, 30 बराबर आप बोलेंगे क्या, इनको भी जोड़ेंगे, 4 3 7 7 और 10 17, 17 प्लस का a प्लस का b, ठीक है। 17 को आप इधर लाएंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी निकल आएगी, a प्लस बी बराबर क्या, आप कहेंगे 30 में 17 घटा दीजिए, तो क्या 13 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, हमारे पास क्या निकलेगा 13। यानी कि a और प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, लेकिन आपसे a और b की अलग अलग वैल्यू पूछी गई है। अब इसके बाद में दूसरी कंडीशन दे रखी है, जबकि माध्यिका कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, माध्यिका कितनी आप कहेंगे 5 दे रखी है। माध्यिका क्या होती है, संख्याओं को योग कर देते हैं, तो हमारे पास संख्याएं पहले से आरोही क्रम में दे रखी हैं, तो आप क्या करेंगे 2 संख्या यहाँ से काटेंगे, 2 संख्या यहाँ से काटेंगे, ठीक है, 2 संख्या यहाँ से काटेंगे, 2 संख्या यहाँ से काटेंगे। कब ये काटते हैं, जब हमारे पास माध्यिका निकालनी होती है, लेकिन आपको माध्यिका तो पहले से निकाल के दिए है, आपको माध्यिका तो पहले से निकाल के दिए, तो जब पहले से माध्यिका निकाल के दिए तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे माध्यिका हमारे पास क्या 5 है, आप जानते हैं विषम में क्या होता है, विषम में आप कहेंगे 20 की संख्या यानी कि n+1/2 पद होता है, क्या ये आपने सीखा है क्या, n/2 पद होता है, ठीक है। चलिए 5 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे n की वैल्यू की बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, आप कहेंगे n का मान 5 हो जाएगा, प्लस का 1/2, जब आप जोड़ेंगे तो 6/2 इसे काटेंगे तो आपका मान क्या आएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सीखना है, हमारे पास 1 2 3 4 5, हमारे पास क्या दे रखा है 5 दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर n की वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू आपकी है क्या, तो आप कहेंगे n की वैल्यू हमारे पास 5 होती है, लेकिन यहाँ पर 20 की संख्या a और b दी गई है, तो a और b दी गई इसलिए हमें a और b को लिखना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2 संख्या यहाँ से काटेंगे, 2 संख्या यहाँ से काटेंगे, 20 की संख्या कौन सी आ जाएगी, तो आप कहेंगे a आ जाएगी, क्या आ जाएगी a,
और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे हमारे पास कितना, यानी कि ए का मान, इस ये लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब बेसिक से करेंगे तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, बेसिक से करेंगे तो आपको जरूर लिखना पड़ेगा, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। दो संख्या आप इधर से काटिए, दो संख्या इधर से, ऐसा क्यों, क्योंकि संख्या आरोही क्रम में लिखी गई है। तो एक, अब आपको कैसे पता चला कि आरोही क्रम लिखी गई, क्योंकि सवाल में बोला गया कि ए का मान छोटा है बी से, बी का मान बड़ा है, तो 3 से बड़ा 4, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे माध्यिका आपकी निकल आई 5, माध्यिका 5 निकल आई, और ए का मान भी आपको पता चल गया। अब बी का मान निकाला, तो इस ए के मान को यहाँ पर रख दीजिए, ए के मान को आप यहाँ पर रखेंगे, बताइए यहाँ पर आप रख देंगे ए का मान कितना 5, तो प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 13। इस 5 को उधर ले जाएंगे तो बी का मान आपको कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ए का मान 5 आया और बी का मान कितना आएगा, तो 8 आएगा। बताइए हमारे पास जो दे रखा था वो भी सेटिस्फाई हो गया, कैसे, उसमें बोला गया था कि बी का मान बड़ा होना चाहिए, देखिए बी का मान 8 है, ए का मान कितना 5, तो बी का मान बड़ा भी है, ठीक है, बी का मान क्या है, बड़ा भी है। तो आपको कुछ इस हिसाब से करना है, ठीक है, आपको बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करना है, इस हिसाब से आप करेंगे तो आप कम समय में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है 6 12 9 7 8, 6 12 9 7 8, 4 3 12 15, 4 3 12 15, इसके बाद में 4 का मानक विचलन, का मानक विचलन, मानक विचलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, यानी कि मानक विचलन आपको बताना है। तो मानक विचलन का क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको कराया था। मानक विचलन निकालने से पहले मैंने आपको बताया था कि 2 रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा। कौन कौन से 2 रास्ते हैं, मैंने आपको बताया था कि पहले आपको माध्य निकालना पड़ता है, इसके बाद में विचलन निकालना पड़ता है, तब आप मानक विचलन के पास पहुंचेंगे। क्योंकि मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है रूट वेरिएंस, यानी कि अंडर रूट विचरण होता है, ठीक है। तो आपको पहले 2 चीजें निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। माध्य में आपको बताया था कि सबको जोड़कर संख्याओं का भाग देते हैं, जोड़िए 12 6 18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 18 और 9 कितना होता है, तो आप कहेंगे 27, 27 में 7 जोड़ेंगे, 27 में 7 जोड़ेंगे 34 आ जाएगा, 34 8 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 34 6 40 2 42, 42 4 44 हो जाएगा, 44 3 47 हो जाएगा, 47 10 57 58 59, 59 और 5 64, 64 10 74, 74 4 कितना 78, कितना आएगा 78। एक बार फिर से देखेंगे इसका मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 15 4 19, 19 10 29, 29 2 31, 31 3 34, 34 4 38, 38 के बाद में 8 46, 46 के बाद में 46 4 50, 3 53, 53 के बाद में 63 में कम करेंगे 62, 62 के बाद में 2 64, 64 10 74, 74 और कितना 86। तो आप कहेंगे इसका कितना आ जाएगा, 80 आएगा। सम कितना आएगा, 80 आएगा। संख्या हमारे पास कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्याएं 10 है, 10 का भाग देंगे तो आप कहेंगे माध्य कितना आएगा, 8 आ जाएगा। क्या आएगा, माध्य 8 आ जाएगा। अब आपको निकालना है विचरण, निकालना है क्या, निकालना है विचरण, यानी कि वेरिएंस आपको निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आप माध्य निकालेंगे उस माध्य का क्या करना है, जो हमारे पास आंकड़े दिए जाते हैं इन आंकड़ों से आपको क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन यानी कि तुलना करानी पड़ती है। तुलना कराने के बाद में इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस का आप क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर करके सबको जोड़ना होता है, संख्याओं से भाग देते हैं। बताइए इन दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है, आप कहेंगे 8 6 में 2 का अंतर है और 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 प्लस 12 और 8 में कितने का अंतर है, 4 का, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस 9 और 8 में 1 का अंतर, 1 के स्क्वायर 1 बना रहेगा, 7 8 में 1 के स्क्वायर 1 बना रहेगा, 8 में 8 का स्क्वायर, 8 में 8 घटाएंगे 0 तो 0 का 0 ही रहेगा, 8 4 में 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस का इन दोनों के बीच में 5 के स्क्वायर 5 25 कर देंगे, यहाँ पर क्या 4 का अंतर 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 7 15, 7 7 49 हो जाएगा और 4 8 की बात करें फिर से 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
और भाग आप किसका देते हैं, भाग आप देते हैं संख्याओं का। संख्याएं कितनी थी हमारे पास, 10 थी। अब इन सबको जोड़ेंगे, जब इन सबको जोड़ेंगे तो बताइए 16 4 20, 20 21 22, 22 है 28, 28 10 38, 38 10 48, 48 10 58, 58 और 5, तो आप कहेंगे 58 5 63, 63 के बाद में 10 73, 73 6 79, 79 के बाद में आप क्या करेंगे, 79 में पहले 16 जोड़ी 79 और बात करेंगे 10 89, 89 6, आप कहेंगे 89 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 95, 95 में आपको 49 जोड़ देना है, यानी कि 95 में आपको क्या करना है, 49 जोड़ना है। तो 9 5 14 कह रहे हमारे पास एक 9 4 1 14, कितना 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे 144 आ जाएगी। और जब 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 14.4, क्या 14.4। विचलन आपका निकला है 14.4। अब आपको निकालना है मानक विचलन, मानक विचलन। और आप अच्छे से जानते हैं कि मानक विचलन क्या होता है, ये होता है अंडर रूट वेरिएंस होता है। वेरिएंस कितना आपने निकाला, 14.4, 14.4। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3.8। मैंने इसे सोल्व करना आपको सिखाया, इसके लिए बेस्ट आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसे सोल्व कर पाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा, ठीक है, 3.8 आ जाएगा आपका। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसके बाद में हमारा दे रखा है आयु वर्ग व्यक्तियों की संख्या। आयु वर्ग में दे रखा है, इधर यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। और इसमें क्या दे रखा है, 20 से 70 तक हमें जाना है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। और इसके बाद में व्यक्तियों की संख्या क्या दे रखी है, 37 38 70, 37 38 70, 37 38 70, 42 13, 42 13। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। और आपसे इसमें पूछा गया बहुलक बताइए। क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया बहुलक बताइए। बहुलक को हम क्या बोलते हैं, मोड। क्या बोलते हैं, मोड। आपसे मोड पूछा गया है। क्या पूछा गया, आपसे मोड पूछा गया है। आप अच्छे से जानते हैं बहुलक आप दो प्रकार से निकालते हैं। एक अभी मैंने पहले सवाल बताया कि बहुलक का मतलब जो ज्यादा, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है बहुलक कहलाता है। लेकिन जब इस प्रकार से वर्ग अंतराल में दे रखा हो तो इसके लिए कि आपको फार्मूला याद रखना पड़ता है। कौन सा, तो आप कहेंगे वो फार्मूला हमारे पास होता है L प्लस का F1 माइनस का F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपको रट लेना है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ बनाना चाहेगा, कठिन बनाना चाहेगा, तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हालांकि ये आसान होता है, लेकिन बात ये आती है कि ऐसा सूत्र होता है कि आप इसे भूल जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अब इसके बारे में बात आती है F1 F0 F2 H, ये है क्या, L क्या होता है, तो याद रखेंगे। सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या, यानी कि जो संख्या दे रखी होती है उसमें सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी होती है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है ये F1 की वैल्यू कहलाती है। किसकी वैल्यू कहलाती है, F1 की वैल्यू। और इसके पहले जो लिखी होती है वो F0 की वैल्यू होती है। इसके बाद में जो लिखी होती है F2 की वैल्यू होती है। बताइए क्या तीन मान आपको पता चल गए। जो सबसे बड़ी संख्या वो F1 की वैल्यू, उसके पहले F0, उसके बाद की F2 की वैल्यू होती है। और जो सबसे बड़ी संख्या इसी के ऊपर जाएंगे तो ये हमारा L का मान कहलाता है। क्या कहलाता है, L का मान। अब सारी चीजें में पता चलेगी। H क्या होती है, H याद रखेंगे इनका अंतर होता है। अंतर बताइए कितना है, तो आप कहेंगे 10। अंतर तो सब में सेम होगा, H का मान हमेशा क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ पर अंतर याद रखेंगे, सब क्या क्या होता है, सेम होता है। देखिए H की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब आपको करना क्या, सूत्र में मान रख देना है। देखिए L की वैल्यू आप कहेंगे 40 है, प्लस F1 की वैल्यू 70 है, 70 माइनस F0 की वैल्यू 38 है, 38 लिख देंगे। नीचे 2F1, तो F1 की वैल्यू कितनी है, 70, 70 में 2 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। माइनस F0 तो 38 और कितना 42, तो आप कहेंगे 38 माइनस का 42 लिखेंगे।
मल्टीप्लाई एच की बात करें तो इसका मान कितना है, आप कहेंगे इसका मान 10 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे 40 प्लस, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो बताइए 10 में 8 घटा देंगे 2 बचेगा, और 6 में 3 घटा देंगे 3, यानी कि 32 बचेगा। नीचे क्या आएगा 140, 140 में आपको माइनस क्या करना है, तो देखिए 8 2 10, तो आपको 140 में माइनस कर देना है, तो लिखेंगे 140 माइनस का, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 कर देंगे। इसके बाद इधर सोल्व कर लेंगे तो ऊपर क्या लिखा है 40 प्लस का 32, नीचे क्या आएगा, इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो आप कहेंगे 8 से 14 यानी कि 60 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या 10, जीरो से आप जीरो काट देंगे, 6 का भाग देंगे तो कितनी बार 56 30 दशमलव 56 30 दशमलव 20 बचेगा, तो आप बोलेंगे 36 18, यानी कि 5.3। जब 5.3 को आप 40 में जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 45.3 आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। 45.3 आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, इनके मान कैसे निकालते हैं। यदि आपने इस चीज़ को सीख लिया तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास है लाभ परसेंटेज, दुकानों की संख्या दे रखी है, लाभ परसेंटेज दे रखा है, और यहाँ पर दुकानों की संख्या दे रखी है, दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या। ठीक है, लाभ परसेंटेज की बात करें 0 से 10 और 60 तक हमें जाना है। 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक हमें जाना है। बात करें दुकानों की संख्या कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे दुकानों की संख्या हमारे पास 12 18 27, 12 18 27 x 17 6 ये दे रखा है। और आपसे पूछा गया समांतर माध्य 28 दे रखा है, तो x की वैल्यू बताइए। और इसमें बोला गया है, इसमें कहा गया है कि समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य कितना दे रखा है 28 दे रखा है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, x का मान आपको बताना है। ठीक है, x का मान आपको क्या करना है फाइंड करना है। इतनी सारी चीजें हमारे पास दे रखी है समांतर माध्य। तो याद रखेंगे समांतर माध्य जब हमारे पास वर्ग अंतराल में दे रखा होता है तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पर हमें मध्य का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है, मध्य का मान। मध्य का मान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं, जोड़ेंगे 10 में 0 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 5 आएगा। इसी को बोलते हैं fx का मान। क्या बोलते हैं, fx का मान। ठीक है, ये किसका मान होता है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास होता है f का मान होता है। किसका मान होता है, f का मान होता है। ये x का मान होता है, किसका होता है, x का मान होता है, fx अभी निकालेंगे। ये किसका मान होता है, x का मान होता है। ठीक है, ये मान किसका हम निकाले तो आप कहेंगे x का मान निकालें। तो ऐसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो बताइए 20 10 30 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 15 आ जाएगा। यानी कि इसमें सब में 10 10 का अंतर, तो यहाँ पर भी 10 10 का अंतर रहेगा। 5 से 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, क्या आएगा 55। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। यानी कि सबसे पहले आपको मध्य मान निकालना होता है। मध्य मान मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना मध्य मान कहलाता है। अब बात करेंगे, अब आपको यहाँ पर निकालना होता है fx निकालना होता है। fx क्यों निकालना होता है, क्योंकि अभी जब हम आपको सूत्र बताएंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप यहाँ से किसका मान निकालेंगे, fx का मान निकालेंगे। fx का मतलब ये x का मान f का मान मल्टीप्लाई करेंगे। 12 पंचे आप कहेंगे 60, 18 15 मल्टीप्लाई 18 पंचे 90, 18 कम 18 और कैरी हमारे पास 9 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, हमारे पास कैरी 5 आ जाएगा, और 175 के हासिल 15 17 हो जाएगी। ठीक है, 25 दूना 50, 50 और 17 तो आप कहेंगे 67, कितना 67 हो जाएगा। ऐसे इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई हो गया। 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 100 बना रहेगा। 45 का करेंगे 17 पूर्व 85, कैरी हमारे पास कितना 8,
17 चौको 68 और 68 8 कितना होता है, तो आप कहेंगे 68 और 8 76। कितना 76। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 56 36 56 30 3 33, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास आ जाएगा। ये होता है सिग्मा एफ, ये होता है एफ का मान। अब सूत्र आपका पता है क्या होता है, आपका समांतर माध्य यानी एक्स बार बार होता है सिग्मा एफ एक्स अपान क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है, एफ होता है। ये हमारे पास सूत्र होता है। आपको एफ एक्स का मान रखना है, एफ का मान रखना है। समांतर माध्य आपका क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे 28 दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे 28 बराबर सिग्मा एफ एक्स की बात करें तो आप इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आएगा, तो बताइए जोड़ेंगे। 5 5 10 की 0, 5 में 10 की क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 0। कैरी हमारे पास क्या 1 हो जाएगा। 1 6 7 7 7 14 7 3 21 21 7 चौको 28 में कम करेंगे 27 27 3 30 की 0, कैरी हमारे पास 3 3 2 5 6 11 11 और 7 18 18 3 21, क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। साथ में 35 एक्स आएगा प्लस का 35 एक्स आएगा। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ से आपको f की वैल्यू भी प्राप्त करनी, तो f की वैल्यू यहाँ पर आप निकालेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर f की वैल्यू निकाल लेंगे, तो f की वैल्यू जोड़ेंगे आप। तो देखिए 2 8 10 10 7 17 17 7 17 और 7 24 24 6 30 की 0, कह रही है हमारे पास 3 3 1 4 4 2 6 1 7 1 8 80 आ जाएगा। कितना आएगा, तो आप कहेंगे 80 आ जाएगा। 80 के साथ साथ प्लस का एक्स भी आएगा, क्योंकि एक्स भी तो हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए। सिग्मा एफ एक्स का मान आपने निकाला 2100 प्लस का 35x बटे कितना, आप कहेंगे एफ का मान 80 प्लस का एक्स, 80 प्लस का एक्स निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इतना क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप इसे बटे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन अपने पास टाइम का थोड़ा सा अभाव होता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको करके बता दी। अब आपको क्या करना है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर इन्हीं क्वेश्चनों में टाइम देंगे तो बाकी के क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पूरक कोण 11:7 के अनुपात में है तो छोटा कोण बताइए। छोटा कोण बताइए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पूरक क्या होता है। एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। पूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 होता है, पूरक कहलाता है। समपूरक क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 होता है, समपूरक कहलाता है। तो यहाँ पर किसकी बात कही गई है, यहाँ पर बात कही है पूरक, यानी कि दोनों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 होगा। इन दोनों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 होगा। तो 11 7 18, 18 रेशियो किसके 90 के बराबर। एक का आप मान निकालेंगे 18 पंचे 90, एक का मान 5 आ गया। आप बड़ा कोण भी बता सकते हैं, छोटा कोण बता सकते हैं। बड़ा कोण क्या होगा, आप कहेंगे 11 5 55 हो जाएगा। छोटा कोण क्या होगा, आप कहेंगे 35, और आपका आंसर क्या होगा 35। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, 90 बनेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 28 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या। ठीक है, 28 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या आपको बतानी है। विकर्णों की संख्या यानी कि एक हमारे पास बहुभुज है जिसमें 28 क्या है, भुजाएं हैं, आपको बताने इसमें विकर्ण कितने होंगे। तो आपको मैंने बताया था विकर्ण निकालने के लिए, डायगोनल निकालने के लिए एक सूत्र बताया था कि n(3/2). इस चीज को आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है जब भी आपको डायगोनल निकालना हो, विकर्ण निकालना हो। n(3/2) ये आपको फार्मूला याद रखना है। n की वैल्यू हमारे पास क्या 28 भुजाएं दे रखी, तो आप लिखेंगे 28। इसके बाद में 28 में 3 घटा देंगे तो आप कहेंगे 25/2। 2 से काटेंगे 14 बार, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 25 चौको 100, 25 चौको 100,
25 से कम 25, 25 में जब आप 10 जोड़ेंगे 35, क्या हो जाएगा 35। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 350। यानी कि इस बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो आप कहेंगे 350 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 350 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान अष्टभुज के समान अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बताइए। आंतरिक कोण का मान बताइए। ठीक है, जब प्रत्येक आंतरिक कोण के मान की बात हो तो आपको एक सूत्र याद रखना है n। ठीक है, आपको याद रखना है n-2 इंटू 180 बटे कितना n। ये आपको याद रखना है जब आपसे आंतरिक कोण पूछा जाए। बाह्य कोण भी पूछा जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले आंतरिक कोण बताइए, इसके बाद में 180 में घटा दीजिए तो आपका बाह्य कोण भी निकल आएगा। तो यहाँ से आपको आंतरिक कोण बताना है, तो बताइए हमारे पास अष्टभुज, भुजाएं कितनी, तो आप कहेंगे 8 है। कितनी है, 8 है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8, 8 में 2 घटा देंगे 6 बचेगा, मल्टीप्लाई आप 180 करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 8, क्योंकि भुजाएं हमारे पास कितनी 8। आप काटेंगे इसे 4 से इसे काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 3 चौको 12, 1 13, 135 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 आपका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक कोण। अगर इसमें आपसे बाहरी कोण पूछ लेता तो आप 180 में से आप 135 घटा देंगे तो आपका बाहरी कोण भी निकल आएगा। ठीक है, तो आंतरिक कोण भी आप निकाल सकते हैं और बाहरी कोण भी आप निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। एक ही फॉर्मूले से आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला दे रखा है कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3 और 1 है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका परिमाप 96 है, तो आयत की लंबाई बतानी है। ठीक है, तथा परिमाप 96 है सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई बतानी है। आयत की लंबाई आप इसमें लंबाई बता सकते हैं, चौड़ाई बता सकते हैं, इसका क्षेत्रफल बता सकते हैं, विकर्ण बता सकते हैं, सारी चीजें बता सकते हैं। सवाल में जो दे रखा होता है बात उसकी करते हैं। हमारे पास परिमाप दे रखा है तो इस रेशियो का भी परिमाप निकालेंगे। परिमाप आप अच्छे जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2l प्लस का b, ये हमारे पास होता है। बताइए इसके बराबर करेंगे 96, 2 लिखेंगे, l का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3 4, तो कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर किसके, 96 के। 4 दूनी 8, 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो बताइए यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 12 आ गई। 1 की वैल्यू 12 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया, लंबाई पूछी गई, लंबाई कितनी, तो आप कहेंगे 12 36, लंबाई कितनी हो जाएगी 36। आपसे चौड़ाई पूछी जाती तो आप क्या बताते, 12, क्या बताते 12, और इससे आप फिर से काटेंगे 12 का 12, 12 36, तो आपका फिर से क्या आएगा 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है यदि समीकरण 4x प्लस का 2y प्लस का 5, यदि समीकरण 4x प्लस का 5y प्लस का 9, यही तो दे रखा है, प्लस का 5, 4x प्लस का 3y प्लस का 5, 4x प्लस का 3y प्लस का 5, और दे रखा है 10x माइनस के वाई माइनस 7, 10x माइनस के वाई माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है, का कोई हल संभव नहीं है तो के का मान बताइए। का कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है तो आपको के का मान बताना है। के का मान बताइए। यदि कोई मान हल करना संभव ना हो तो आपको के का मान बताना है। इसके लिए मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन
आपको बताया था कैसे करते हैं। इसकी कंडीशन याद रखनी है आपको। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है जब कोई भी हल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ से A1 A2 की वैल्यू निकालेंगे, आप कहेंगे A1 का मान, B1 का मान, ये C1 का मान होता है, ये A2 का मान, ये B2 का मान और ये C2 का मान, यहाँ पर मान रखेंगे। बताइए A1 का मान कितना है? आप कहेंगे 4। A2 की बात करें, A2 का मान कितना है? 10 बराबर B1 की बात करें तो आप कहेंगे 3 है, और B2 की यदि हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे B2 की वैल्यू माइनस करके और इसका कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे इसे 2 से पहले काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 इधर जाएगा तो 5 3 15 हो जाएगा। माइनस का 2 के बराबर कितना? 15। के का मान निकालें तो आप कहेंगे 15/2 आएगा, माइनस का 2 से काटेंगे तो आपका के का मान कितना आएगा? माइनस का 7.5। माइनस का 7.5 क्या होगा? राइट आंसर। क्योंकि 15 का आधा क्या होता है? 7.5 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 7.5, यानी कि 7.5, वो भी किसका? आप कहेंगे निगेटिव यानी कि माइनस का, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी है आपकी, समांतर श्रेणी आपकी दे रखी है। समांतर श्रेणी आप जानते हैं श्रेणी दो प्रकार की पड़ती है, इसमें समांतर और गुणोत्तर। समांतर श्रेणी आपकी 142, 148, 154, 142, 148, 154 ऐसे चलता रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा? ठीक है, का 12वां पद आपको बताना है, 12वां पद आपको बताना है। यानी कि एक हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है, 142 से शुरू होती है और ये चलती रहेगी अंत तक, कहाँ तक? 12 नंबर तक जाएगी। और आपको बताना है 12वां पद क्या होगा। 12वां पद क्या होगा? तो एक सूत्र याद रखेंगे, जब nवां पद पूछा जाए, क्या पूछा जाए? nवां यानी कि 12वां। nवां पद का सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे Tn बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। आपने इससे सीखा होगा, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पर a का मान क्या होता है, याद रखेंगे a के मान को प्रथम पद बोलते हैं, तो पहला मान क्या होता है? a का मान होता है। बात करेंगे d का मान क्या होता है, इनका डिफरेंस d का मान कहलाता है। बताइए इनका अंतर क्या होगा? तो आप कहेंगे अंतर हो जाएगा यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर, ठीक है। अंतर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा। डिफरेंस हमारा क्या आएगा? 6 का आएगा। और ये क्या होगा? ये हो जाएगा t12 यानी nवां पद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे t12 बराबर a का मान 142 प्लस n की बात करें तो n का मान 12 माइनस 1, d का मान कितना है? 6 दे रखा है, बराबर 142 प्लस का 12 में घटा दें 11, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 11 6 का 66 हो जाएगा। जोड़ेंगे आप 6 2 8, 6 4 10 और इसके बाद में 1 1 2, तो आपका आंसर कितना आएगा? 208। आप क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा गया ये ऐसे श्रेणी चलती रहेगी, जहां पर 12वां पद होगा तो 12वां पद का मान कितना आ जाएगा? 208 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 208 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बात करेंगे अगला प्रश्न है, एक आयत जिसका विकर्ण 15 है। एक आयत का विकर्ण 15 है, विकर्ण कितना है? 15 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई 9, तो क्षेत्रफल बताना है। चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है तो आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। आप जानते हैं विकर्ण दे रखा है, विकर्ण क्या होता है? आयत का l² प्लस का b², वो भी रूट के अंदर, बराबर किसके? 15 सेंटीमीटर के। दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करेंगे तो बनेगा l² प्लस का b² बराबर 15 15 225। आप कहेंगे स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पर रूट हटाना है, ठीक है। चलिए यहाँ से इतना पता चला और आपको चौड़ाई पता है कितनी? 9 है। तो बताइए आपको चौड़ाई पता है 9, यहाँ पर रखेंगे, 9 के स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 81 हो जाएगा, प्लस का l² हो जाएगा, बराबर 225 दे रखा है। आप इधर उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे l² बराबर 225 माइनस का 81, घटा देंगे आप तो यहाँ पर 4 4 144 आएगा। कितना है? 144। तो l का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे l² बराबर 144, तो l का मान कितना आएगा? 12 12, इसका स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। क्षेत्रफल पूछा गया है, आप अच्छे से जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपकी पता है, पहले से निकाली मैंने आपको, 12 दिखाई, और इसके बाद में चौड़ाई आपकी दे रखी थी 9, 12 9 108 क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन
आप कभी भी मिस नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा सोल्व करेंगे। और ये मैंने तो आपको सिखाने के लिए ऐसा किया, इसमें पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे ओरली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर। एक आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 125 मीटर तथा चौड़ाई 75 मीटर तथा मैदान के बीच 3 मीटर चौड़ी तथा मैदान के बीच 3 मीटर चौड़ी पैदल रास्ता है। ठीक है, पट्टी है जिसे बोलते हैं। तो आपको बताना है इसे चौड़ी क्या है, पट्टी है। तो आपको बताना है पट्टी के बिना क्षेत्रफल बताइए। पट्टी के बिना क्षेत्रफल बताइए, यानी कि कुल मिलाकर आपको इस प्रकार का एक आयत बना हुआ है, ये आपका आयत बना हुआ है। ठीक है, और ये 125 है, ये कितना है 75 है। इसके बीच में एक ऐसे हमारे पास पट्टी खींची गई है जो कि कितने की, तो आप कहेंगे ये पट्टी है, ये 3 मीटर चौड़ी पट्टी है। 3 मीटर क्या चौड़ी पट्टी है। आपसे कहा गया है इस पट्टी को हटाकर के क्षेत्रफल बताइए, यानी कि टोटल क्षेत्रफल में से इस पट्टी को माइनस कर दे तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपको ऐसे करना है। तो आपको करना है 125 गुणा 75 माइनस का, अब आपको ये लेना है, इसके लिए हमारे पास लंबाई हो जाएगी, चूंकि लंबाई तो यही है, लंबाई और चौड़ाई हमारे पास 3 है। तो आप क्या करेंगे 75 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 75 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम आपके लिए इसे डब्ल्यू के लिए दे रहे हैं, आप इसे सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको सोल्व करना है, आपको क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका अगला प्रश्न दे रखा है 52 8 माइनस 20, इसे आपको सोल्व करना है। आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मोड। इससे बाहर जब भी संख्या निकलती है हमेशा प्लस की निकलती है, यहाँ पर भी माइनस है, तो आप लिखेंगे 52 माइनस 20 में 8 घटा देंगे, माइनस का 12 निकलेगा, माइनस का 12। लेकिन माइनस के जब 12 निकलेगा तो 12 प्लस का हो जाएगा, और जब 12 प्लस का होगा तो 12 पहले से माइनस का, तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 घटा देंगे तो 0 40 40 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन आप में से आधे से क्या करेंगे गलत करेंगे। ठीक है, आप इसमें से आधे गलत करेंगे, इसलिए याद रखेंगे छोटा जरूर है लेकिन कैसा है, तो आप कहेंगे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है एक टीम 45 खेल जीतती है। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, जो खेले गए खेलों का 60% था। तो आपको बताना है टीम ने कितने खेल खेले, टीम ने कितने खेल खेले ये आपको बताना है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि टीम ने 45 खेल तो जीत लिए, जो कि खेलों का 60% था। मान लेते हैं खेल x थे, इसका 60%, ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 45 के। किसके बराबर 45, ये तो बोला गया खेले गए खेलों का 60%, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे बराबर कर देंगे। अब इसके बाद में आप यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 100 आ जाएगा। 0 से आप 0 काटेंगे, 0 से आप क्या करेंगे 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 15 बार, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 15 75, तो आपका आंसर क्या होगा, x का मान आ जाएगा 75। क्या होगा, तो आप कहेंगे x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे आपकी x की वैल्यू 75 सेंटीमीटर क्या होगी, सही हो जाएगी, यानी कि 75 खेल सही हो जाएंगे। उसने 75 खेल खेले, ठीक है, उस टीम ने 75 खेल खेले। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक वस्तु 20% हानि से
एक वस्तु 20% हानि से 20% हानि से एक वस्तु 20% हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है, 2400 रुपये में बेची जाती है 2400 रुपये में बेची जाती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए बताना है एसपी क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने में बेचे। नहीं कि हम चाहते हैं कि 20% का लाभ हो जाए तो उस वस्तु को हमें कितने बेचना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको आसान सी ट्रिक बताई थी। आपको लिखना है 2400, ऊपर लिख देना है 120, नीचे लिख देना है 80, बस आपका आंसर हो गया। 0 से 0 आप काटेंगे, 8 3 का 24, 30 हो जाएगा और 12 3 36, आपका आंसर क्या होगा 3600। अब आप ये सोचेंगे ये क्वेश्चन आपने कैसे कर दिया, है ना। इसके लिए आपको क्लास लेनी पड़ेगी। यदि आप हमारी क्लास ले रखे होंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मैंने कैसे किया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना पड़ता है, यानी कि 20% की हानि हो रही तो आप कहेंगे 80 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 80% बराबर किसके 2400 हो गया। आपको 120 में बेचना है, यानी कि 120% की आपको वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे 2400 बट्टे 80 करेंगे और गुणा 120 करेंगे। यही तो मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर भी तो यही किया था। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। और ये हमारी प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट को हमें थोड़ी स्पीड में करना होता है। ठीक है, नहीं फिर प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या रहा, ये क्लास की तरीके पढ़ाएंगे तो फिर प्रैक्टिस सेट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। प्रैक्टिस सेट में थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। बात करेंगे आज का, हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। इसका मान 18 क्या होता है, बढ़ जाता है। तो संख्या बताइए, तो संख्या आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन 46 64 19 28 ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किससे करना होता है, ऑप्शन से करना होता है। किससे करना होता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन से करना होता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इनका योग 10 होना चाहिए, तो आप कहेंगे योग तो सबका 10 आ रहा है, 6 4 10, 6 4 10, 9 1 10, 8 2 10। दूसरी कंडीशन क्या है, इनके अंकों को पहले आप बदलिए, तो 46 से आप क्या बनाएंगे 64 बनाएंगे। और बदलने के बाद मूल संख्या को आप माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 14 में 6 घटा देंगे 8 बचेगा और 5 में 4 घटा देंगे 1 बचेगा। और ये यहाँ पर मिलना चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, आप कहेंगे पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। इसमें आपको देखना क्या होता है कि आपसे कहा गया कि मूल संख्या है, मूल संख्या को आप चेंज कीजिए, मूल संख्या को आप बदलिए। बदलने के बाद आप में को क्या करना है, दोनों को आपस में माइनस करना है। और माइनस करने से जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। यदि फॉलो करें इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई नहीं होंगे, आप चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 64 हमारे पास है, पहले से क्या कीजिए, इसकी पोजीशन चेंज कीजिए। 64 को आप 46 लिखेंगे और माइनस 64, तो आप कहेंगे 46 में 64 तो घटा ही नहीं सकते, ये तो हमारी कंडीशन ही गलत हो गई। दूसरा 19 है, 19 को 91 कीजिए, 91 में जब आप 19 घटाएंगे तो 18 कहाँ से बचेगा, नहीं बचेगा ना। 28 की बात करें तो आप कहेंगे 82 में से आप 28 घटा देंगे, क्या आपका 18 बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, आप कहेंगे राइट आंसर होगा। तो मैंने आपको इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 थी, मैंने इसमें अच्छे क्वेश्चन कराए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए। और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस सेट बढ़ेगी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नो डाउट इसमें एक से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन और उस हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे। जो हमारे यूपी लेखपाल की बात करें, पिछले साल जो क्वेश्चन देखे गए उसका एनालिसिस किया गया,
और इस बार क्या संभावना हो सकती है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको समझ आई होगी। यदि क्लास समझ आई तो अपना रिव्यू जरूर दें इसके बाद में। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और टारगेट आपका 24 जुलाई आपको याद होना चाहिए, हर वक्त आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम दूंगा। अब मिलेंगे आपसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।